नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के बारे में। इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो 18 मार्च 2021 से इफेक्टिव में आ गया है, तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन इन केस ऑफ द एडुकेट प्रॉफिट और रिम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। यहां पर हाईलाइट पर देख रहे होंगे आप, और अदर डायरेक्टर, ये आपको इंक्लूड किया गया है फ्रॉम द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू, जिसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा रिम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, स्पेशल केसेस जो एक्सेप्शन है वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो 18 मार्च 2021 से एप्लीकेबल है, तो इसके बारे में इस प्रोविजन में क्या चेंजेस किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। तो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की होती है हमेशा जब आप लोग डिस्कस करते हैं, जब भी किसी डायरेक्टर से आपकी मीटिंग होती है या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर जो डायरेक्टर हैं जनरली आपसे डिस्कस करते रहते हैं कि हम कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का हम सैलरी के रूप में विड्रॉ कर सकते हैं, कितना सैलरी ले सकते हैं, इससे मैक्सिमम सैलरी की लिमिट क्या होगी, क्या हमें शेयर होल्डर को अप्रोच करना पड़ेगा अगर हम एक्सेस सैलरी निकालते हैं। तो आइए ये सब जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे इश्यूज जो हैं, इस वीडियो के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आइए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो लिमिट है अंडर कंपनीज एक्ट, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है आपको सैलरी विड्रॉल करने के लिए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़कर जो अदर कंपनीज जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसपे सेक्शन 197 अप्लाई होता है। तो उसके केस में हम आइए देखते हैं। एडुकेट प्रॉफिट के केस में सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 जो है वो बताता है इसमें कि कितना मैनेजरियल रिम्यूनरेशन होगा, सब्जेक्ट टू मैनेजरियल रिम्यूनरेशन जो बताया, लिमिट बताया हुआ है उसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिम्यूनरेशन विद इन द लिमिट, ये शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 1 अगर हम जब रिफर करते हैं इस केस में, तो वहां पर है कि व्हेन कंपनी इज हैविंग एडुकेट प्रॉफिट, जब एडुकेट प्रॉफिट है तो टू पे रिम्यूनरेशन सच कंपनी आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 जो कहता है कि टोटल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन बाय ए पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर in respect of the financial year shall not exceed 11% of the net profit of that company for that financial year। तो यहां पर टोटल जो उन्होंने मैनेजरियल रिम्यूनरेशन बताया था, इंक्लूडिंग आपका जो मैनेजरियल पर्सनल है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड अदर डायरेक्टर, तो सबको मिलाकर जो टोटल रिम्यूनरेशन उन्होंने बताया कि टोटल रिम्यूनरेशन आपका 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीड। इसमें देखिए फर्दर जो बाइफर्केशन है, फर्दर बाइफर्केशन जो है कि अगर रिम्यूनरेशन पेबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर shall not exceed 5% of the net profit of the company। एक मैनेजिंग डायरेक्टर या डब्ल्यूटीडी या मैनेजर है तो उसका जो टोटल जो एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और एंड इफ देयर इज अ मोर देन वन सच डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, सपोज 2 डब्ल्यूटीडी है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक होल टाइम डायरेक्टर है, तो इन दैट केस shall not exceed 10% of the net profit to all such director and manager taken together। तो यहां पर अगर एक पर्सन है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, तो 5%, और एक से ज्यादा है तो 10% तो उससे ज्यादा टोटल नहीं हो सकते। सेकेंड केस, रिम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर हु आर नाइदर मैनेजिंग और नोर होल टाइम डायरेक्टर shall not exceed 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अगर आपके पास ऑलरेडी मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है, और 3% इन अदर केसेस अगर नहीं है ये मैनेजरियल पर्सनल आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इन दैट केस टोटल जो रिम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर 3% तक जा सकता है। इन दैट केस अगर है तो 1% तक जा सकता है।
सो दैट टोटल 11% का बाइफरकेशन इस तरह हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है, इस एक स्पेसिफिक सेक्शन इसका दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 198, तो उसके अंदर इसका नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सेप्ट रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। विदाउट डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट, उसका जो नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको हम उसका 11% और 5%, 10%, 1%, 3% जो निकालना है उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इस सेक्शन 198 के अंदर उसका प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अलावा इसी सेक्शन में दिया एक्सक्लूजन आल्सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज मेंशन है। इसमें जो परसेंट इसमें एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन जो है स्पेसिफिक सेक्शन 197 में रिफर है। इसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी कंपनी डिफॉल्ट है कहीं पर पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ एनी बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या non-convertible debenture holder or other secured creditor, then in that case prior approval of the bank or the public financial institution concerned on non-convertible debenture holder or other secured creditor shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting. In that case आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर ये जो लिमिट दिया हुआ इस लिमिट से अगर एक्सीड करते हैं तो क्या प्रोविजन कहता है कंपनी लॉ का? In that case, अगर if any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any sum in excess of the limit prescribed by this section or without approval required under this section, he shall refund such sum to the company within 2 years or such lesser period as may allowed by the company, and until such is refunded, hold it in trust for the company. जब तक वो रिफंड नहीं करते तब तक एज ए होल्ड एज ए ट्रस्टी होल्ड उसको होल्ड करेंगे। द कंपनी शैल नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी सम रिफंडेबल टू इट अंडर सबसेक्शन 9 जो है इसका, अनलेस अप्रूव्ड बाय द कंपनी बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सम बिकम्स रिफंडेबल। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस केस में भी अगर डिफॉल्ट है आपका किसी पेमेंट ऑफ द ड्यूज एनी बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, देन प्रायर अप्रूवल ऑफ द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर एज द केस में भी शैल बी ऑब्टेन बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सच अ वेवर। अगर वेवर के लिए आप अप्रूवल लेते हैं तो उसके पहले आपको जो इनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि मैनेजरियल पर्सन के केस में एडुकेट प्रॉफिट है। एडुकेट प्रॉफिट के केस में हमने देखा अगर ये लिमिट के अंदर है विद इन द 11%, उसके अंदर 5%, 5%, 10%, 1%, 3%, ये लिमिट के अंदर है आपका। और एक देखा लिमिट के जब बाहर है, एक्सीड कर रहा है, तो इस लिमिट को जब बाहर एक्सीड करता है तो उसे रिफंड करना होता है डायरेक्टर को विद इन द 2 years या लेसर पीरियड, और जब तक रिफंड नहीं होता है तो होल्ड एज ए ट्रस्ट। इसके अलावा आपका अगर इसको वेव कराना है आपको तो इन दैट केस स्पेशल रिजोल्यूशन विद इन द 2 years आपको पास करना होगा। इसके अलावा अगर किसी का ड्यूज है बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर, सिक्योर क्रेडिटर का, इन दैट केस प्रायर अप्रूवल ऑफ द दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी टेकन। अब आइए हम देखते हैं इन एडुकेट प्रॉफिट के केस में। यहां पर चेंजेस हैं आपके, जो अभी लेटेस्ट जो चेंजेस है यहां पर चेंजेस हैं। इन एडुकेट प्रॉफिट के केस में हम लोग 2 कंडीशन देखेंगे। पहला पार्ट 2 सेक्शन 2 एज पर शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो प्रॉफिट और इन एडुकेट प्रॉफिट है। इन दैट केस हाउ मच मैनेजरियल रिटर्न शुड बी विथड्रॉन wherein any financial year during the tenure of the managerial person or other director। यहां पर देखिए अदर डायरेक्टर जगह हाईलाइट किया हुआ है। A company has no profit or its profits are inadequate, it may pay remuneration to the managerial person or other director not exceeding the limit given A and B। यहां पर आप देख रहे हैं वो लिमिट देख रहे हैं, वो इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे आपका limit of the yearly remuneration shall not exceed in case of the managerial person, और इधर देख रहे होंगे आप राइट साइड में इसके limit of the yearly remuneration payable shall not exceed in case of the director। तो
इससे आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए। जब इफेक्टिव कैपिटल कैसे देखेंगे, इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव है या फिर लेस देन 5 करोड़ है, इन दैट केस limit of the yearly remuneration payable shall not exceed in case of the managerial person is the 60 लाख 60 लाख का लिमिट है, और limit of the yearly remuneration payable shall not exceed in case of director 12 लाख 12 लाख का लिमिट है। अगर इफेक्टिव कैपिटल आपका 5 करोड़ एंड एबव है बट लेस देन 100 करोड़ है, इन दैट केस 84 लाख है आपका मैनेजरियल पर्सनल क्या लिमिट, ईयरली लिमिट, और 17 लाख है आपका डायरेक्टर के लिमिट। इसके बाद 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़ इफेक्टिव कैपिटल है, इन दैट केस 120 लाख फॉर द ईयरली रिम्यूनरेशन लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दैट इज पेबल टू मैनेजरियल पर्सन, और 24 lakh if for other director, and 250 crore and above have effective capital, in that case 120 lakhs plus 0.01% of effective capital in excess of 250 crores। ये है आपका मैनेजर पर्सन का ईयरली रिम्यूनरेशन लिमिट मैक्सिमम। और अदर डायरेक्टर के केस में 24 lakhs plus 0.01% of the effective capital in excess of ₹250 crores। ये जो आप लिमिट देख रहे हैं टेबल में देख रहे होंगे, इस लिमिट से अगर एक्सेस रिम्यूनरेशन पे होता है तो ये एक्सेस रिम्यूनरेशन जो पे तभी हो सकता है जब रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर इज ए स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करेंगे, तभी इस लिमिट से एक्सीड आप सैलरी पे कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया, इसमें से क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो यहां पर जो एक वर्ड जोड़ा गया अदर डायरेक्टर इंक्लूड किया गया है आपका सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 में, तो इसको इंक्लूडिंग अदर डायरेक्टर जो वर्ड यूज किया गया है, तो इससे ये क्लियर हो गया है कि ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन में देखिए आप क्लियरली सेक्शन का जो वर्डिंग आप देखेंगे, सेक्शन जो इसका रिलेवेंट जो सेक्शन था सेक्शन 40 ऑफ द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, और ये जो सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 में जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें, तो इसमें वर्डिंग आप देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2 but subject to the provision of the schedule 5, if in any financial year a company has no profit or its profit are inadequate, the company shall not pay to its director including any managing or whole time director or manager, और देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ और any other non executive director including an independent director by way of the remuneration any sum exclusive of the fees payable to director under subsection 5, जो उनका सिटिंग फीस वगैरह मिलता है, except in accordance with the provision of the schedule 5। फर्दर एक अमेंडमेंट सेक्शन 32 इस अमेंडमेंट एक्ट का था, उसके अंदर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया। उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट if a company has no profit or its profit are inadequate, in that case independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5 of section 197, उसको छोड़कर 197 5 को छोड़कर, अभी हम लोग सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 को नीचे देखेंगे, in accordance with the provision of the schedule 5। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोविजन को जो चेंज करने का मतलब जो है आपका कि एनी अदर डायरेक्टर इन रेफरेंस मींस इंक्लूडिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन द परव्यू ऑफ द सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5, इसके विद इन द परव्यू में अब वो आ गए हैं। डियर फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर जो रिम्यूनरेशन का जो लिमिट दिया गया है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव लिमिट। सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 कहता है एनी रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी सच डायरेक्टर
in other capacity shall not be included if services rendered are of the professional nature. And in the opinion of the nomination or remuneration committee, if the company is covered under subsection 1 of section 178 or board of director, or in other cases, director possesses the requisite qualification for the practice of the profession. In that case, services rendered are of the professional nature, ये जो remuneration है ये include नहीं होगा. जैसे मान लीजिए you are the company secretary and providing managerial advice as a professional capacity, then you are whole practice of the profession and providing professional nature of the services, then salary as a whole-time director, managing director, independent director या non-executive director जो आपको दिया जा रहा है, उसमें ये जो फीस है प्रोफेशनल नेचर का वो इंक्लूड नहीं होगा. सेकेंड, सेक्शन 197 सबसेक्शन 5, any director may receive remuneration by way of the fee for attending meeting of the board of committee or for any other person whatever as may be decided by the board, that is the sitting fees. तो सिटिंग फीस जो होगा वो जो प्रिस्क्राइब्ड सिटिंग फी है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. एंड फर्दर डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंपनीज एंड फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी सच एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. तो ये रिमुनरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. अब आइए केसेस देखते हैं कि क्या इसके क्या क्या एक्सेप्शन है. ये है आपके पार्ट 2 सेक्शन 3 ऑफ द शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट. जो एक्सेप्शन कवर करते हैं, जो सेक्शन 2 ऑफ द शेड्यूल 5 पार्ट 3 है, उसका एक्सेप्शन पार्ट 2 सॉरी उसका एक्सेप्शन जो है ये पार्ट 3 में है, सेक्शन 3. तो इसमें क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं. सबसे पहले केस नंबर 1, जहां पर रिमुनरेशन इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 और 2 पेड बाय एनी अदर कंपनी. अगर रिमुनरेशन एक्सीड एक्सेस में है एंड दैट कंपनी इज ईदर ए फॉरेन कंपनी. देखिए यहां पर where the remuneration in excess of the limit specified in section 1 and 2 is paid by any other company, or and that other company is either a foreign company or has got approval of its shareholder in general meeting to make such payment and treat this amount as managerial remuneration for the purpose of this section 197, and total managerial remuneration payable by such other company to its managerial person or others director including such amount or amount is within the permissible limit under section 197. देखिए ध्यान देने वाली, अगर अदर कंपनी के थ्रू पे हो, अगर फॉरेन कंपनी है तो हमें भाई मतलब नहीं है, ठीक है, उस केस में आप एक्सेप्शन में कवर कर सकते हो. और अगर और कहते हैं कि और हैज गॉट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग टू मेक सच पेमेंट एंड ट्रीट एज ए मैनेजरियल रिमुनरेशन इन हिज अकाउंट्स, इन दैट केस दिस विल अलाउ इट टेकन शेयर होल्डर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग. केस 2 आइए, जहां पर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है. तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड अभी आप प्रॉफिट में नहीं आया कंपनी आपका, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं इस तरह के. तो फॉर ए पीरियड ऑफ द 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके एक्सेप्शन में आ सकते हैं, लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं. सेकेंड, सिक कंपनी for whom a scheme of revival or rehabilitation has been ordered by the board for BIFR के द्वारा अगर आपको ऑर्डर मिल गया है, तो in that case for the period of the 5 years from the date of the sanction of the scheme of the revival, तो आप लिमिट क्रॉस कर सकते हैं. Or is a company in relation to which a resolution plan has been approved by the National Company Law Tribunal under Insolvency and Bankruptcy Code for a period of the 5 years from the date of such approval, it may pay any remuneration to its managerial person or other directors. And case number 3rd, where remuneration of the managerial person or other director exceed the limit in section 2, but
remuneration has been fixed by the Board for Industrial and Financial Reconstruction or NCLT, provided limit under this section shall be applicable subject to meeting all conditions specified in section 2 and जो सेक्शन 2 की कंडीशन फुलफिल करेंगे एंड फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। 3 एडिशनल कंडीशन क्या क्या है? पहला, एक्सेप्ट एज पैरा ए ऑफ दिस सेक्शन, मतलब पैरा ए ऑफ दिस सेक्शन दिखा था क्या मैनेजर रिप्रेजेंटेशन है पेड बाय अदर कंपनी और अदर कंपनी दैट इज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी और एनी कंपनी जिसके जहां पर शेयर होल्डर के द्वारा उनको अप्रूवल मिल गया है, इंक्लूडिंग as shown as a managerial remuneration, और वो अपने लिमिट के अंदर मैनेजरियल रिमुनरेशन के अंदर उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर मैनेजरियल पर्सन इज नॉट रिसीविंग रिमुनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी, पहला। दूसरा, ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट है वहां कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफाई करेगा दैट ऑल सिक्योर क्रेडिटर एंड टर्म लेंडर have stated in writing that they have no objection for the appointment of the managerial person or other director as well as the quantum of remuneration, and such certificate is filed along with the return prescribed under subsection 4 of section 196. And third, auditor or company secretary, or where not company secretary is appointed, whole time practicing company secretary certified that there is no default on payment of to any creditor and all dues to deposit holder as being settled on time. तो ये कंडीशन थे, ये केस आपके कवर थे एक्सेप्शनल केसेस में। तो यहाँ पर आपने देखा इस वीडियो में सबसे पहले कि जो एडुकेट प्रॉफिट है उस केस में विद इन द लिमिट हम जो सैलरी कितना दे सकते हैं, कितना रिमुनरेशन दे सकते हैं, मैनेजरियल रिमुनरेशन। उसके अलावा देखा आपने कि रिमुनरेशन अगर इस लिमिट से अगर ज्यादा पे कर देते हैं तो इन दैट केस क्या प्रोविजन अप्लाई होगा, उसको रिफंड करना पड़ेगा, और तब तक रिफंड नहीं होगा जब तक डायरेक्टर होल्ड एज ट्रस्टी होल्ड करेगा उसको, या वेवर ऑफ द जो रिफंड जो है रिफंडेबल अमाउंट को वेव करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन द 2 ईयर। इसके अलावा आपने देखा इन एडुकेट प्रॉफिट के केस में यहाँ पर चेंजेस आए कंपनी लॉ के अंदर कि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उन्होंने कहा जहां पर इन एडुकेट नो प्रॉफिट और इस प्रॉफिट आर इन एडुकेट, इन दैट केस मैनेजरियल रिमुनरेशन इज पेबल टू मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर। तो यहाँ पर अदर डायरेक्टर इंक्लूड किया गया, इस मतलब अदर डायरेक्टर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आल्सो कवर दिस प्रोविजन। यहाँ पर लिमिट आप देख रहे हैं, ये जो इंसर्ट किया गया है जो लिमिट जो है आपका। इसके अलावा अगर रिमुनरेशन इस जो लिमिट है इससे अगर एक्सीड आप देते हैं मतलब पे करते हैं, दैट केस आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़े शेयर होल्डर का। ठीक, अदर डायरेक्टर इंक्लूड करने का मतलब है नाउ प्रोविजन आल्सो एप्लीकेबल ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो चेंजेस हैं 197 सबसेक्शन 7 और 149 के, वो मैंने इसका एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया है, वो आप रिफर भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा क्या क्या इस रिमुनरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 जो प्रोफेशनल नेचर का सर्विस रेंडर है हैविंग रिक्विजिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिटिंग फीस, फिर ये जो है आपको इंक्लूड नहीं होते उसमें। इसके अलावा हमने केसेस देखा जहां पर इस के एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जो सेक्शन 2 है उसका एक्सेप्शन दिया है, जहां पर आपका रिमुनरेशन इन एक्सेस ऑफ द लिमिट आपको पे किया गया एनी अदर कंपनी एंड अदर कंपनी इज ईदर फॉरेन कंपनी और गॉट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। सेकेंड केसेस थे कि जहां पर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो 7 साल के लिए आपको इसका एग्जेम्पशन दिया गया है एक तरह से। उसके बाद सी कंपनी जहां रिवाइवल ऑर्डर आपको मिल गया है। इसके बाद इंसॉल्वेंट कंपनी के केस में जहां रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड है बाय द एनसीएलटी। इसके अलावा जहां पर रिमुनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन एक्सीड लिमिट इसे एक्सीड करता है बट रिमुनरेशन फिक्स है बाय द BIFR के द्वारा या एनसीएलटी के द्वारा, तो इन दैट केस आपको
सेक्शन 2 के जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। इसके साथ ही एडिशनल कंडीशन जो है था आपका कि मैनेजर पर्सन नोट रिसीविंग रिमिशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी एक्सेप्ट, जो ऊपर जो हमने देखा, और इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑडिटर जो है सर्टिफाई करता है उसका कि, और सर्टिफिकेट के साथ कर अल्सो फाइल विद द रिटर्न जो है उसके साथ इसको फाइल भी करता है। तो ये हम लोगों ने प्रोविजन देखा यहाँ पर मैनेजरियल रिमिशन के बारे में, जो आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है सेकंड अमेंडमेंट। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों अगर आप किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसको हम लोग ट्राई करेंगे इसको रिजॉल्व करने का, और डिस्कशन प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।